सो हेलो गुड इवनिंग टू यू ऑल। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप को। ओके, ऑफ कोर्स टेंस रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, बट स्टिल हम देखेंगे फ्रॉम हिस्ट्री टू प्रेजेंट पर्सपेक्टिव क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, क्या क्या कल्चरल टाइज हैं हमारी उनसे, और जोग्राफिकल हम किस तरीके से एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान इंडिया से ही निकला हुआ है। ठीक है, एक नॉर्थ वेस्ट में कंट्री पड़ती है पाकिस्तान, जो कि इंडिया का ही पहले हिस्सा हुआ करता था। तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। कल को अगर पाकिस्तान चाहेगा कि हमें इंडिया से बाहर जाना है, अपनी टेरिटरी को उठा के वो अमेरिका का ज़्यादा अच्छा बनता है ना, तो उसके पास में सोचेगा बगल में रख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो नेचुरल बैरियर्स क्रिएट हैं, जो नेचुरल लैंड है, उसको कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता देन। ठीक है, तो पूरे वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, और किन किन मुद्दों पे हमारी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है, और कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ताकि हम दोनों के बीच में जो नफरत है, जो टेंशन है, उसको हम कम कर सकें। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जोग्राफिकल टाइज। तो सबको पता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो क्या क्या शेयर करते हैं, एक हिस्ट्री शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो, चाहे तक्षशिला ले लो जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हिस्ट्री से हमारी को रिलेट करती है। एक फ्लरिश रीजन है पाकिस्तान को, अगर आप देखोगे तो बेहद खूबसूरत है, जोग्राफिकली काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पड़ जाता है, दैन उसके पास जो पूरी इंडस वैली है। ठीक है, तो वहाँ पे जो रीजन पड़ जाता है, उनके प्लेन्स पड़ जाते हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, तो काफ़ी अच्छा रीज़न है। ठीक है, खूबसूरत रीज़न है। साथ में हम क्या करते हैं, उनके साथ कल्चर भी शेयर करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब इंडिया पाकिस्तान पहले एक नेशन थे, देन उस हमारा कल्चर और उनका कल्चर कैसा था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, हम सारे इकट्ठे रहते थे। ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, बट स्टिल हम क्या करते हैं, एक नेशन बनाते थे। ठीक है, एंड ऑल्सो जोग्राफिकल टाइज, हमारी क्या है, जोग्राफिकल टाइज भी रही हैं उससे। एंड द रिलेशनशिप मार्क बाय वॉर, डिस्प्यूट एंड पीस एफर्ट्स, जो हमारा जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, वो कौन कौन से फैक्टर से मार्क किया जाता है। देखो, वॉर सबको पता है हम दोनों के बीच में कभी बनती नहीं है। ठीक है, तो अक्सर वॉर होते रहते हैं, डिस्प्यूट्स होते रहते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो वाटर डिस्प्यूट हो गए, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट है, ट्रेड डिस्प्यूट रहता है हमारा उनसे। और सबसे अहम जो डिस्प्यूट रहता है वो टेररिज्म का रहता है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट करता है, और पूरी दुनिया में टेररिज्म को कंट्रीब्यूट करता है वो। एंड पीस एफर्ट्स, हम देखेंगे कि हम पीस के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं इस रीजन में और इस कंट्री के साथ। एंड द की इश्यूज़, देखो हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे पाकिस्तान के साथ इश्यूज़ कौन कौन से हैं। कश्मीर, ऑफ कोर्स कश्मीर का इशू बहुत पुराना है, 1947 से अभी तक कश्मीर का इशू चल रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कश्मीर का इशू कभी ख़त्म होगा, क्योंकि उस जो होता है ना, हमने तो कश्मीर को अपना कर लिया है, हमारी कंट्री में आता है कश्मीर, बट उनके दिलों में अभी भी इस चीज़ की भावना है कि कश्मीर उनका है, उनका है, और कश्मीर उन कश्मीरी लोग उनके हैं। ठीक है, लेकिन कश्मीर ऐसा है नहीं, कश्मीर हमारी कंट्री में आता है, और उनके में बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, तो कश्मीर का मुद्दा तो वो भूल ही जाएं, कभी उनको मिलेगा। देन कश्मीर को जब मैं नहीं हड़प पा रहे हो, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, टेररिज्म को फैला रहे हो उस रीजन में। ठीक है, अभी आपने 22 अप्रैल को कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई थी पहलगाम में, देखा था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें कुछ 21-22 पता नहीं कितने लोग थे, उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो वो बहुत 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 बड़ा एक टेररिस्ट का मेजर एक इंसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, टेररिज्म का। एंड वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स भी हमारे पास आते हैं इनके, चाहे जो कच्छ का रीजन हो गया, गुजरात और राजस्थान से जो मिलता है वो रीजन मान लो। ठीक है, और चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उसमें जो इंडस मेजर रिवर है और उससे एसोसिएट 6 रिवर्स हैं, उनका जो वाटर डिस्प्यूट है वो हमारा पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, और साथ में साथ क्या है, हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट भी उनके साथ। ठीक है, पानी में भी लड़ाई है, ज़मीन पे भी लड़ाई है, आसमान में भी लड़ाई है, हमारी पाकिस्तान के साथ हर तरफ से लड़ाई है। ठीक है, एंड बोथ नेशंस आर न्यूक्लियर वेपन, और दोनों कंट्री के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ठीक है, 1974 को इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था सबसे पहले। ठीक है, देन उसके बाद क्या किया, पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। आपको ये जान के सबसे ज़्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तान सिर्फ ऐसा नेशन है, इस्लामिक नेशन, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। बाकी किसी के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, चाहे वो सीरिया हो गया, चाहे वो कोई पैलेस्टीन हो गया, कोई भी इस्लामिक कंट्री हो गई, किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, बट पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान से थोड़ा बहुत डरते भी हैं वर्ल्ड पावर। ठीक है, क्यों डरते हैं, क्योंकि फिरा हुआ नेशन है, सोचेगा हम मर रहे हैं तो साथ
साथ में चलो इन सबको भी लेके डूबे, पूरे मानव सभ्यता को भी खत्म करें, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं। एंड बोथ आर द मेंबर ऑफ रीजनल फोरम लाइक सार्क, और दोनों ही कैसे रीजनल फोरम है उसमें, जिस तरीके से शार्क के मेंबर है, ठीक है। अब रीजनल फोरम क्या होती है, जब 4-5 लोग अपने कुछ नेशनल इंटरेस्ट के लिए साथ में आते हैं, जिनके कॉमन एजेंडा होते हैं, कॉमन मेजर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जिनसे उनके सारे मेजर्स को फुलफिल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें सार्क हो गई, आसियान हो गई, इससे बहुत सारे नेशंस आते हैं। Just a minute। तो इसी तरीके से बहुत सारे रीजनल फोरम के, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हम दोनों ही कंट्रीज़ क्या हैं, मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे साथ नहीं आते हैं, ठीक है। हम साथ आते हैं, साथ बात करते हैं, कॉमन जब हमारा इंटरेस्ट होता है तब हम साथ आते हैं, कोई हमारे हित की बात होती है तो भी हमें साथ आना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देख लेंगे, ये इंडिया है, सबको पता है, हमारा प्यारा देश भारत, और ये क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये पूरा यहाँ से इस रीजन को काट के बनाया है पाकिस्तान, और ये नदर्न एरिया है, ये भी पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है। ये पूरा हमारा जो रीजन है वो यहाँ से इस तरीके से आता है, ये इतना मैप में हम हमेशा इतना शो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो अक्साई चीन का रीज़न ये हमारा नहीं है, और ये जो नदर्न एरिया है ये हमारा नहीं है, बस हमारा ये इतना रीज़न है, ठीक है। ये चीज़ रहनी चाहिए दिमाग में। किसी को इंडिया वाले ये मैप इशू कर देते हैं, बट आई डोंट नो कि कब इसको आज़ाद करेंगे इन सारे लोगों से, ठीक है, इन सारी कंट्रीज से। तो सबको देखो, यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है, इधर चाइना है, ठीक है। चाइना इंडिया का दुश्मन है, लेकिन चाइना क्या है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो दोस्त का दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैप में देख लीजिए कंट्री कहाँ लाई करती है, ओके। देन पार्टीशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले, इसका पार्टीशन कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, और पार्टीशन के क्या मेजर इम्पैक्ट देखने को पड़े। तो वो पार्टीशन की जो हिस्ट्री है वो बहुत 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 ज़्यादा वर्स्ट हिस्ट्री है, ठीक है। उसमें कितनी किलिंग्स हुई, मास किलिंग हुई, मास मोबिलाइजेशन हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री लोग गए, और बहुत ज़्यादा, कुछ 10 लाख के लोग एस्टिमेट लगाते हैं उसमें लोगों की डेथ हुई थी। द पार्टीशन ऑफ 1947 को हम पढ़ेंगे। माउंटबेटन प्लान आया था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश छोड़ के जा रहे थे हमेशा हमेशा के लिए, तब उसी ड्यूरेशन में क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग काम कर रही थी हमारे देश में, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ रह के काम कर रही थी। पता नहीं मुस्लिम लीग के दिमाग में क्या आया कि उन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया कि हमें मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए जिसको हम पाकिस्तान नाम से जानेंगे, ठीक है। तो पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा उनको समझाया गया, जिन्ना थे जिनको गांधी जी ने समझाया गया, और जो कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे वो सारे लोगों ने उन्हें समझाया, बट ही वॉज नॉट रेडी टू एग्री, ठीक है। तो उन्होंने बात नहीं मानी, और लास्ट में 1947 में उन्होंने पार्टीशन के लिए साइन कर दिया कि हमें पार्टीशन करना है, और ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन प्लान लाए थे, ठीक है। माउंटबेटन वहाँ के तब वायसराय थे, तो उन्हीं के नाम पे ये प्लान आया था, जिसमें पूरा डिवीज़न लिखा हुआ था कि पाकिस्तान के पास ये एरियाज़ होंगे, हिंदुस्तान के पास ये एरियाज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिवीज़न था, ठीक है, जोग्राफिकल बेसिस पे एंड ऑफकोर्स कम्यूनल बेसिस पे भी डिवीज़न था। यही बेसिस आया था, टू नेशन थ्योरी का जो बेसिस था वो यही था कि जो हिंदू लोग हैं, ठीक है, वो हिंदुस्तान में रहेंगे, और जो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो क्या था कि लोग एकदम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। 1947 की रात भी उन्हें नहीं पता था कि वो पाकिस्तान की लैंड पर हैं कि वो हिंदुस्तान की लैंड पर हैं, ठीक है। इतना क्योस, इतना कन्फ्यूज़न, इतना मास किलिंग, मास मूवमेंट, ठीक है, फिर इतनी डिकॉइट्स, चोरी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो 1947 में ना हम थे ना आप थे, लेकिन वो दौर जब बुक्स में पढ़ते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, कहानियों में सुनते हैं, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कुछ एकदम ब्लडी सा शेड करता है, ठीक है, उस हिस्ट्री के उस पोर्शन को। एंड द रिलीजियस डिवीज़न क्रिएटेड मास माइग्रेशन एंड द कम्युनल वायलेंस। देखो, रिलीजियस बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ को अलग किया गया था, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था कि ज़्यादातर मुसलमान कहाँ रहते थे, पाकिस्तान के इन रीजन्स में रहते थे, ठीक है। पाकिस्तान वाला पंजाब था, बलूचिस्तान था, और खैबर पख्तूनख्वा, ये सारे जो रीजन थे इसमें सारे पाकिस्तानी लोग रहते थे, और सारे ये मुस्लिम थे, ठीक है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे। तो जिन्ना की सिंपल सी डिमांड थी कि हम जितने भी मुसलमान हैं हमारे लिए अलग कंट्री बना दो, हम वहाँ पे रहेंगे, और जितने भी बाकी के लोग हैं वो सारे हिंदुस्तान में रहेंगे, ठीक है, चाहे वो सिख हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदू हो गए, और क्रिश्चियंस हो गए, जितने भी थे उस टाइम वो सारे कहाँ रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, लेकिन मुस्लिम्स कहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, ठीक है। तो एक कम्युनल बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ का डिवीज़न हुआ था,
जिसमें क्या हुआ, मास माइग्रेशन हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट किए, ठीक है। जो इंडिया में मुसलमान थे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं हिंदू मेजोरिटी एरिया वाले उन्हें पकड़ के मार ना दें। उसी तरीके से हाल पाकिस्तान का था, वहाँ हिंदुओं को बहुत डर लग रहा था कहीं मुसलमान आके उन्हें मार ना दें जान से। और एक इंसिडेंट आपने देखा होगा, एक मूवी है, कौन सी मूवी है, आई डोंट नो, बहुत फेमस मूवी है, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है, उसमें दिखाया गया है, इसमें सनी देओल होता है, वो नल उखाड़ देता है, पता नहीं कौन सी मूवी है। तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ से ट्रेन्स जाती हैं भर भर के, उधर से लाशें भर भर के आती हैं, तो ये चीज़ें सच थी, ठीक है। लोग मतलब इतनी बुरी तरीके से भड़क गए थे एक दूसरे को लेके, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप हो गई थी, एक दूसरे को एकदम जानवरों के जैसे देख रहे थे, इंसान की तरह तो देख ही नहीं रहे थे। तो बहुत बहुत लोगों को मारा गया था, बच्चे अलग हो गए थे अपने माँ बाप से, बहन भाई अलग हो गए थे, माता पिता अलग हो गए थे, कोई कंट्री, किसी को यही नहीं पता था कि वो जिस जगह पे हैं वो कहाँ है, मतलब वो पाकिस्तान में खड़े हैं कि वो हिंदुस्तान में खड़े हैं। तो इस तरीके का बहुत 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 मास कन्फ्यूज़न था लोगों में, ठीक है। एंड कम्युनल वायलेंस, और इसी से क्या हुआ, हिंसा भड़क गई इन्हीं सारी चीज़ों से। मुसलमान हिंदू से नफरत करने लगे, हिंदू मुसलमान से नफरत करने लगे, और दोनों जो ग्रुप्स थे जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बना रखे थे वो एक दूसरे के ग्रुप पे अटैक कर रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे, ठीक है। बहुत रेप केसेस भी देखने को मिले थे इसी टाइम को, ठीक है। एंड लेटर द बर्थ ऑफ टू इंडिपेंडेंट नेशन, और इन सब चीज़ों के बाद हमें देखने को मिलती है दो इंडिपेंडेंट नेशंस की बर्थ होता है, जन्म होता है। कौन कौन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान बन जाते हैं, दो इंडिपेंडेंट नेशंस हो जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री चेंज हो जाती है, उसमें दो नेशंस, एक से दो नेशन जुड़ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस आया, ठीक है। पाकिस्तान हमेशा से नहीं था लेकिन हमने बना डाला। एन इमीडिएट डिस्प्यूट ओवर प्रिंसली स्टेट, और देखो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्यूट हुआ वो प्रिंसली स्टेट के ऊपर हुआ। देखो प्रिंसली स्टेट क्या थे, जिन पे छोटे मोटे राजा रूल कर रहे थे, मतलब इंडिया है, इंडिया में कुछ 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब बहुत बड़े बड़े, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस था, उत्तर प्रदेश जिसमें बिहार का रीजन आता था, उत्तराखंड का रीजन आता था, और यूनाइटेड प्रोविंस बहुत बहुत बड़ा था, ठीक है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था। तो इस तरीके से जो 11 राज्य थे ना, बड़े बड़े से, अभी तो क्या है उनको बहुत ज़्यादा काट के और छोटा कर दिया है, 27 कुछ स्टेट्स बना दिए हैं, 28 स्टेट्स। उस टाइम ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जो बड़े मेजर रीजन थे उस पर क्या कहते हैं, ब्रिटिश रूल किया करते, और जो छोटे मोटे रीजन थे उस पर क्या है, छोटे मोटे राजा रूल किया करते। जैसे मुगल एम्पायर तब तक जाने वाला था, तो मुगल के जो बहुत ज़्यादा उनके वंशज जो बचे थे वो रूल किया करते थे, और भी सारे रूल किया करते थे। राजस्थान में राजा महाराजा थे, ये सारे लोग करते थे, छोटी छोटी रियासतों के राजा थे, मालिक थे, उनमें राजकुमार वगैरह ये सब होते थे, ठीक है। एंड स्पेशली कश्मीर, तो कश्मीर में भी ये सारी चीज़ें थी। कश्मीर में राजा हरिश्चंद्र थे, ठीक है, हरि सिंह, राजा हरि सिंह कश्मीर में रूल कर रहे थे, ठीक है। और इसको क्या था, जब ब्रिटिश ने डिवीज़न किया तो उसमें ब्रिटिश ने ये बोला था कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो तो इंडिया में आ गए, ठीक है, नहीं जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं वो तो इंडिया में आ गए, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास चॉइस है, या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या फिर वो हिंदुस्तान में रहें, ठीक है। तो जो भी रीजंस थे, जो भी प्रिंस के रीजन थे जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लग रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना चूज़ किया। और जितने भी बॉर्डर्स हमारे, जैसे कि हैदराबाद था, जो कि अभी प्रेजेंट आपको पता है हैदराबाद की लोकेशन क्या है, ठीक है। ये हो गया, गुजरात हो गया, और इधर मिज़ोरम, असम, ये सारे रीजन पे भी राजा रहते थे, ठीक है। तो ये सारे लोगों ने क्या चूज़ किया कि ये इंडिया के साथ ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो कश्मीर का मुद्दा था ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, ठीक है। ये अनरिजॉल्व रहा हमेशा बहुत सालों तक, ठीक है, 50-60 सालों तक भी अनरिजॉल्व रहा। 2019 में आके धारा 370 लागू हुई है, जिसमें थोड़ी सी चेंजेस आए हैं और थोड़े बातों को क्या गया, मेंशन किया गया है। तो ठीक है, तो इसी तरीके से क्या था, प्रिंसली स्टेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुई, ठीक है। कुछ राजा आनाकानी कर रहे थे कि नहीं नहीं हमें इंडिपेंडेंट रहना है, ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ना हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। तो सरदार पटेल जी ने भी उनका बाद में बहुत ज़्यादा ठिकाने लगा दिया था उन सारे राजाओं को, ठीक है, क्योंकि पूरा एवोल्यूशन हो रहा था। ये राजशाही चीज़ें हैं, उन सबको हटा के प्रॉपर इंडियन स्टेट्स बनेंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट रूल करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी जब बातें निकल कर आ रही थी, तो उस तरीके से इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, ठीक है। प्रिंसली स्टेट एक मेजर फैक्टर रहा हमेशा से दोनों के बीच में, ठीक है, और टेंशन का कारण भी फिर यही रहा। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडो पाक वॉर। तो सबसे पहले क्या होता है, 1947 टू 48 में पहला भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा सा युद्ध होता है, ठीक है। मतलब पार्टीशन हो नहीं पाया, दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हो गया, ठीक है। लेकिन किसको लेके हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को लेके हुआ। दोनों किस लिए लड़ रहे हैं, जम्मू और कश्मीर को लेके लड़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की बातें हुई।
इसमें देखो मैं थोड़ी सी इसकी स्टोरी बताऊंगी जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में मेजरली जो ज़्यादा पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम्स की थी, लेकिन राजा कौन था? राजा हिंदू था, ठीक है। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो क्या करेगी, वो पाकिस्तान को चूज़ करेगी और जम्मू कश्मीर इस तरीके से पाकिस्तान का एक हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। और हरी सिंह जो राजा थे वो अपनी गद्दी से हटने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है। उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम इसको ऐसे ही रूल करेंगे, हमारे बाद हमारे बच्चे रूल करेंगे, उनके बाद उनके बच्चे रूल करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस टाइम क्या था, प्लेबिसाइड चल रहा था पूरे कंट्री में। प्लेबिसाइड का मतलब होता है वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो कौन क्या करेगा, कितनी वोट पे वो चीज़ों को देखेगा। तो ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ था 1947 टू 48, ठीक है। इंडिपेंडेंस के जस्ट तुरंत बाद ही ये शुरू हो गया था, 1-2 महीने में ये वॉर शुरू हो गया था, जिसमें क्या था, जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी और पाकिस्तान के इसमें बहुत बड़ी कायरता देखने को मिली थी। जो पाकिस्तान रीजन था उसमें बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट के रीजन को देखोगे तो एक नेचुरल सेटिंग्स का रीज़न है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी वेजिटेशन है, बहुत सारे वहाँ पे लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ से उसमें ही अपने वेश में लोगों को घुसा दिया, ठीक है। जैसे कि ट्राइबल लगे कि वो ट्राइबल, लेकिन असल में वो आतंकवादी थे, ठीक है। 1947 बैक्ड बाय द ट्राइबल कम्युनिटी, पाकिस्तान जस्ट क्रश्ड अ ह्यूज वॉर ऑन इंडिया, ठीक है। एंड इंडिया सेंड ट्रुप्स आफ्टर महाराजा हरी सिंह साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, एक तरीके का एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट में ये था कि जो भी प्रिंसली स्टेट है, जो भी इंडिया में मर्ज होना चाह रहे थे उस टाइम, तो उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट साइन करना पड़ता था, जिसको एक पेपर था, उसमें पूरा लिखा था कि मैं पूरे विधि विधान से ये मानता हूँ, राजा फलाने जमान ढिमका जगह का, कि मैं इंडिया में अपना विलय कर रहा हूँ। विलय पत्र जिसको हम कहते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। तो फाइनली लास्ट में जाके राजा हरी सिंह ने मतलब बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर पड़ा, क्योंकि एकदम से पूरे उनके जम्मू कश्मीर में हालात इतने बिगड़ गए हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ घुस गई हैं, उनके लोगों को मार रही हैं, उनको मार रही हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उनकी सेना थी जो पर्सनल, वो भी पिट रही है, वो भी मार खा रही है। तो लास्ट में जब वो उनके पास कोई और चार, पहले तो बहुत नखरे दिखा रहे थे, ठीक है, हरी सिंह, लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा, देन उन्होंने फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उसके बाद इंडिया ने अपने ट्रुप्स को भेजा एंड देन वो महाराजा के साइड से लड़े, ठीक है। महाराजा की साइड से क्या, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया तो जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिकली इंडिया का हिस्सा बन गया। और फिर उसके बिहाफ पे क्या किया, हमने पाकिस्तान से लड़ाई की और जीते भी, ठीक है। एंड द यूएन मीडिएटेड सीज फायर इन 1949। तो क्या हुआ था, इसमें यूएन ने मीडिएट किया है, ठीक है। यूएन पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा था, देखो नई नई कंट्री बनी है और दोनों ही नई कंट्री बनते ही दोनों पूरी तरीके से लड़ने झगड़ने लगे। इस तरीके की जब बात सामने आई तो सबसे आगे निकल कर आया इसमें यूएन, ठीक है। यूएन ने बोला, तो ठीक है, फिर इस तरीके से क्या था, यूएन ने जब मीडिएट किया दोनों कंट्रीज़ के बीच में, देखा कि इनके बीच में लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये रुक नहीं रहे हैं, देन यूएन आया, उसने क्या किया, सीज फायर साइन कराया। देन उसके बाद डिमार्केशन हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल कब बनी थी, 1947 बनी थी, इसी लड़ाई के बाद, ठीक है। ये याद रखना कैसे, देखो जब इनकी सेना थी, पाकिस्तान वालों की सेना अंदर घुस आई थी, ठीक है। वो यहाँ पे खड़े होकर लड़ रहे थे, हमारी जो इंडियन फोर्स थी वो यहाँ खड़े होकर लड़ रही थी। तो सीज़ फायर का मतलब है तुम जहाँ खड़े हो वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो जहाँ पे खड़े थे ये यहाँ खड़े थे, यहाँ खड़े, तो ये यहीं रुक गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, यूएन ने डिक्लेयर कर दिया ये जो लाइन है इन दोनों के बीच में, ये लाइन कौन सी होगी, ये एलओसी होगी। जो ये रीजन जो अब तक जीत लिया है पाकिस्तान ने, ये पाकिस्तान के साथ चला जाएगा। और इंडियन फोर्सेस जिस बॉर्डर पे खड़ी हैं, जहाँ खड़ी हैं, उससे जो नीचे का पूरा रीजन है जम्मू कश्मीर का, वो किसके पास चला जाएगा, इंडिया के पास चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मीडिएट हुआ था, यूएन ने मीडिएट किया था। हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हमारी पूरी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में खूब हंसी हो रही थी आराम से, देखो किस तरीके से लड़ रहे हैं ये लोग। फिर देखो सेकेंड वॉर हमारा इमीडिएटली हो गया 1965 में। देखो 45 के बाद, 47 के बाद 65 में इन्होंने बिना बात के युद्ध कर लिया। इसमें क्या था, ट्रिगर ऑपरेशन गिब्राल्टर, ठीक है, ऑपरेशन गिब्राल्टर हुआ था। एंड पाकिस्तान इनफिल्ट्रेशन इन कश्मीर। पाकिस्तान जब भी लड़ाई करता है ना, हमेशा कश्मीर में ही घुसने की कोशिश करता है, क्योंकि किसी और हिस्से में घुसने के लिए ये तो जगह नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो हिम्मत नहीं करता है, कश्मीर से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली वहाँ पे सालों भर रहे हैं। अब
अब वही जाके कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन गए हैं। तो इस तरीके से और उनको ये ट्रेनिंग दे दे के उन्होंने टेररिस्ट बना लिया है। तो इस तरीके से क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन किया था टेररिस्ट ग्रुप ने कश्मीर में, एंड अ फुल स्केल वॉर ब्रोक आउट इन सितंबर 1965। और इसी के चलते क्या हुआ, एक बहुत बड़ा फिर से मेजर एक वॉर ब्रोक हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में 1965 में। ठीक है, अब जब ये रिजॉल्व हुआ था तो किस एग्रीमेंट से रिजॉल्व हुआ था? ताशकेंत एग्रीमेंट। ताशकेंत एक उज्बेकिस्तान में जगह है, वहाँ पे हमारे ये पंडित क्या था, शास्त्री, सॉरी, हाँ ये शास्त्री थे, ये शास्त्री जी वहाँ पर गए थे ताशकेंत में, और इन्होंने क्या था, पाकिस्तान के हेड के साथ ताशकेंत एग्रीमेंट साइन किया, जहाँ से क्या हुआ, वॉर को वहीं रोक दिया गया था। इनकी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस डेथ हो जाती है जब इनके जो साथ के लोग होते हैं होटल खोलते हैं तो शास्त्री जी की वहाँ डेड बॉडी मिलती है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि इनको मार दिया गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अचानक से उन्हें हार्ट अटैक वगैरह पड़ा था जिससे उनकी सडन डेथ हो गई। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें आती निकल के। एंड ताशकेंत एग्रीमेंट साइंड इन जनवरी 1966 अंडर सोवियत मीडिएशन। तो क्या था, सोवियत यूनियन था उस टाइम। सोवियत यूनियन बहुत बड़ा रीजन था, रशिया जो उसमें प्रेजेंट डे इंक्लूड है, 12 कंट्रीज़ और इंक्लूड हैं छोटी मोटी। तो क्या था, पूरे सोवियत यूनियन ने बोला था कि हम आप दोनों के बीच में क्या कराएंगे, हम सुलह करवाएंगे, आप हमारी कंट्री में आइए। ठीक है, तो दोनों लोग वहाँ पे गए थे, कुछ एग्रीमेंट साइन किए जिसको ताशकेंत एग्रीमेंट कहते हैं। इसकी डेट आप याद रखना। ठीक है, और ये कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो हमारी लड़ाई बाहर वाले सॉल्व करवा रहे हैं लेकिन कोई ना, होता है ऐसा। थर्ड इंडो पाक वॉर 1971 में तीसरा जो वॉर था वो छिड़ गया। ठीक है, पहला कब हुआ, 1947 में, दूसरा कब हुआ, 1965 में, और तीसरा वॉर कब हुआ, 1971 में। इस तरीके से पाकिस्तान कभी माना ही नहीं कि मतलब उसको टेररिज्म को नहीं फैलाना है, लड़ाई नहीं करनी है। उसका तो बस एक ही एजेंडा था, किस तरीके से हमें कश्मीर मिल जाए, कश्मीर मिल जाए, कैसे भी मिले लेकिन हमें कश्मीर मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ों को लेकर ना हमेशा से टेंशन चलती ही रही, हमेशा से वॉर होते ही रहे, और इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को हमेशा मिलती रही। तो जैसे कि हमने देखा, जो तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट वॉर था जो हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ, वो 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। पाकिस्तान ने क्या था, दो, बांग्लादेश भी हमारे ही अंडर में आता था उस टाइम। ठीक है, तो बांग्लादेश में भी मेजोरिटी में मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे और इधर वेस्ट में मुस्लिम कम्युनिटीज़ थे। तो डिसाइड ये किया गया कि दो पाकिस्तान बनेगी, एक ईस्ट पाकिस्तान बनेगा और एक वेस्ट पाकिस्तान बनेगा। जो ईस्ट पाकिस्तान है उसे बांग्लादेश बोलते थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसको प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है उसी को बोलते थे। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ सेटिंग की हुई थी। लेकिन क्या था, जो बांग्लादेश था उसमें और भी सारे मिक्स कल्चरल ग्रुप रहते थे, और भी सारे लोग रहते थे। लेकिन जो पाकिस्तान था उसमें अपना कल्चर इम्पोज करना चाहता था, अपनी सारी मनमानियाँ करना चाहता था। तो बांग्लादेश के लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एजिटेट हो गए। ठीक है, थे वो भी मुस्लिम लेकिन परेशान हो गए। ऊपर से क्या था, इतनी, आप अगर एक बहुत बड़ा लैंड मास है बीच में, कंट्री इंडिया, एक साइड पाकिस्तान आधा है, दूसरी साइड आधा है, तो आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ये पॉसिबल हो सकता है? मतलब तुम दो बड़े बड़े लैंड मास को क्या कर रहे हो, सेम रूल से रेगुलेट कर रहे हो, तो इज़ इट पॉसिबल? ये बहुत तरीके से एक टफ जॉब था। ठीक है, ऊपर से लोग बहुत सारी चीज़ों से इनके परेशान हो गए थे, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे लोगों की लाइफ में, कल्चरल इंटरफेरेंस हो रहा था इनका, तो हर तरीके से लोग परेशान हो गए थे। और उन्होंने भी अपने क्या थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, और वो भी क्या कर रहे थे, अपने आप को लिबरेट करना चाह रहे थे पाकिस्तान से। ठीक है, तो इंडिया सपोर्ट्स द मुक्ति वाहिनी अगेंस्ट पाकिस्तान मिलिट्री क्रैकडाउन इन ईस्ट पाकिस्तान। तो जो मुक्ति वाहिनी थी वहाँ की लोकल एक लिबरेशन पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी। ठीक है, तो उसने डिमांड की कि हमें पाकिस्तान से लिबरेट होना, हमें पाकिस्तानियों के साथ रहना नहीं है। ठीक है, ना वो हमें अच्छे से एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं, ना हमारी प्रॉब्लम को सुन पा रहे हैं ना, और अपना कल्चर इम्पोज कर रहे हैं अलग से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो यूथ थे, बड़े बड़े जो लीडर्स थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम मुक्ति वाहिनी रखा था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर पाकिस्तान अपनी फोर्सेस भेज देता है बांग्लादेश में, तुम जाओ और उस पूरे पार्टी को क्रैक डाउन करो। ठीक है, वहाँ के हालात सुधारो, ये सब। लेकिन जो बांग्लादेश होता है वो क्या करता है, इंडिया से हेल्प लेता है कि आप हमें प्लीज़ लिबरेट करने में हेल्प कर दीजिए, ये है वो है, इस तरीके से बात करता है। और जो इंडिया बांग्लादेश के टॉप लीडर्स होते हैं वो भी इंडिया से क्या करते हैं, सीक्रेट एग्रीमेंट्स वगैरह कर लेते हैं, उनसे सीक्रेट मीटिंग करते हैं, हमें लिबरेट कर दीजिए, ये कर दीजिए। पाकिस्तान के दिमाग में हमेशा से कांस्टेंट फियर ये था कि कहीं बांग्लादेशी जो लोग हैं वो इंडिया को सपोर्ट ना करने लगे और आगे चल के इंडिया में शामिल ना हो जाए। तो जो उसके दिमाग में फियर था, मुझसे बांग्लादेश की टेरिटरी छिन जाएगी, हम फिर हमारा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान आ जाएगा, इस चक्कर में बांग्लादेश ने उसको बहुत टाइट कंट्रोल कर रखा था, पूरे बांग्लादेश को। इस
वजह से और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो लास्ट में यही होता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश की हेल्प करता है 1971 के वॉर में, और इस तरीके से दोनों देश मिलकर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, भयानक लड़ाई छिड़ती है दोनों के बीच में, जिसमें पाकिस्तान की हार हो जाती है और वो पाकिस्तान की पूरी आर्मी इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर करती है। देन उसके बाद शिमला एग्रीमेंट साइन होता है और इस तरीके से बांग्लादेश 1971 में एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है और पूरी तरीके से पाकिस्तान से लिबरेट हो जाता है। ये चीज़ें आपको देखने की हैं। वॉर एंडेड विद द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश ऑन 16 दिसंबर 1971। जो वॉर ख़त्म होती है लास्ट में जाके, जो इतनी भयानक लड़ाई हुई थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो लड़ाई का एंड सिर्फ ये होता है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बन जाता है। ठीक है, ये पाकिस्तान से पूरी तरीके से फ्री हो जाता है और इनकी अपनी इंडिपेंडेंस होती है। ठीक है, अब ये भी एक कंट्री बन गए हैं पूरे वर्ल्ड मैप पे। एंड और उसके बाद क्या होता है, हर लड़ाई के बाद कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एग्रीमेंट कौन करता है, जो लड़ाई करते हैं वो बोलते हैं कि आज से हम नहीं लड़ेंगे, तुम हमारी टेरिटरी में मत आना, हम तुम्हारी टेरिटरी में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडियन मिलिट्री और पाकिस्तान मिलिट्री के बीच में क्या होता है, शिमला एग्रीमेंट होता है 1972 में। एंड कमिटेड टू रिजॉल्व इशूज़ बायलैटरली, और ये क्या कहते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि अब से जो भी इशूज़ होंगे, जो भी हम दोनों के बीच में इशूज़ होंगे, हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हम उसको क्या करेंगे, बैठ के सुलझाएंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे, बायलैटरली सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कल को कोई चीज़ ऐसे ख़राब लगी तुम्हारी तो हमने जाके तुम पे युद्ध कर दिया एकदम से, ना तुमसे पूछा ना कुछ किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ बैठेंगे, अपनी बात हम रखेंगे, आप अपनी बात रखेंगे और इस तरीके से किसी भी गंभीर से गंभीर मुद्दे को सॉल्व करेंगे। तो ये था इंडिया से पाकिस्तान का मेजर वॉर, और इंडिया की बहुत बहुत बड़ी जीत थी। मतलब आप सोचो, भारत ने इंडिपेंडेंस की जस्ट 1947 में इंडिपेंडेंट हुए और 1971 में हमने उस पाकिस्तान को भी अलग कर दिया उसके एक हिस्से से, मतलब पूरी एक कंट्री बना दी, इतनी हिम्मत रखते थे हम। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत सारे प्राउड मोमेंट है हिस्ट्री में, उसको एंजॉय करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट तो सबको पता है। ठीक है, 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट होता है हमारा, जिसका कोड वर्ड होता है स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये इंदिरा गांधी होती हैं, वो करवाती हैं न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, पूरी दुनिया हम पे सैंक्शन लगा देती है, खास करके यूएस। मतलब यूएस में क्या था, पहले बहुत ज़्यादा एनपीटी साइन हो चुका था हर जगह एनपीटी। उसमें क्या था कि जितने कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सिर्फ उनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे, उसके अलावा कोई भी कंट्री अपने पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगी। क्योंकि जो 5 कंट्री थी जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, यूके, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ठीक है, और चाइना भी था उस टाइम। तो ये सारी कंट्रीज़ के पास ना ये कांस्टेंट फियर था कि हम तो मतलब कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये इतना खतरनाक है, और भी कंट्री ने हमसे ले ली तो हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की सोच थी। और दूसरी सोच ये भी थी कि पूरी दुनिया में अगर हर कोई न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर लेगा तो लड़ाई में सब न्यूक्लियर वेपन लेकर उतर जाएंगे और इस तरीके से पूरे अर्थ को खतरा हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्टिल इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया और 1974 में चुपके से स्माइलिंग बुद्धा कोड से पोखरन में जाकर, जो राजस्थान में 1974 में इंदिरा गांधी की लीडरशिप में, होमी जे बाबा भी थे इसमें। ठीक है, सारे लोग इन्वॉल्व थे, जितने भी टॉप लीडर, टॉप साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इंदिरा गांधी की सरकार को, इंदिरा गांधी जी को। वर्ल्ड मार्केट बंद कर दिया था हमारे लिए, और मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें बाद में देखने को मिलती हैं। एंड 1998 बोथ कंट्री कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। और 1998 में क्या होता है, हमने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया और उधर पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। ठीक है, हमने 5 कुछ न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, नहीं हमने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे और उन्होंने 5 किए थे। मतलब इस तरीके से हमने 5 किए थे, उन्होंने 6 किए थे, हमसे एक ज़्यादा। इंक्रीज स्ट्रैटेजिक टेंशन, और इन्हीं के साथ क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई दोनों के पास। देखो, हमारे पास जब मान लो कि तलवार है तो आपको भी पता है कि मैं तलवार से हमला करूँगी आपके ऊपर। ठीक है, आपको भी पता है कि वो मेरे ऊपर तलवार से हमला करेगी, तो आप क्या करोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तलवार की। ठीक है, तलवार चलाने की, जिससे आपको कम से कम नुकसान हो और सामने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा आप चोट पहुँचा सको। ठीक है, लेकिन जब आपको पता लग गया आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, और न्यूक्लियर बॉम्ब कुछ ऐसा तो है नहीं कि मैनुअली हम एक दूसरे के पास जाके एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के पास जाके फेंक रहे हैं, पॉकेट में रख रहे हैं। नहीं भाई, अगर कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो एक साथ पता नहीं कितने हिस्से की आबादी को तुरंत अपने साथ उड़ा ले जाएगा। ठीक है, इस तरीके का टेंशन और बढ़ गई दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अरे यार, इसके पास भी न्यूक्लियर वो आ गया, हमारे पास भी आ गया, तो पाकिस्तान भी इंडिया से डरने लगा और इंडिया भी पाकिस्तान से डरने लगा। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें निकल गई और दोनों कंट्री के बीच में और भी ज़्यादा टेंशन को क्या मिल गया, इंक्रीमेंट मिल गया। ठीक है, देखो ये उसके कुछ पिक्चर्स डाले हुए हैं यहाँ पे। क्या हुआ था, ये टेस्ट हुए थे, न्यूक्लियर टेस्ट के कुछ पिक्चर्स हैं। ठीक है, देखो ये हवा में क्लाउड बन गया इतना पूरा धूल का, ये देखो यहाँ गड्ढा हो गया, यहाँ से लॉन्च किया गया था।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आराम से। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कारगिल वॉर। ठीक है, 1999 में फिर नहीं सुधरा पाकिस्तान और उसने क्या कर दिया, कारगिल वॉर कर दिया। ठीक है, कारगिल वॉर बहुत ज़्यादा फेमस है हिस्ट्री में। ठीक है, फेमस क्या, बहुत इनफेमस बोलेंगे जिसको, हमारे जब सोल्जर्स की डेथ हुई तो हम उसको फेमस कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेटेड कारगिल सेक्टर। तो ये कारगिल का जो रीज़न है वो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो देखो क्या था कि हमारे कुछ जो सोल्जर्स थे ना वो वैली से नीचे उतर आए थे। ठीक है, वैली से नीचे उतर आए थे आराम वाराम करने के लिए, नहीं होता है नहीं कि बहुत ज़्यादा जब सर्दी पड़ती है तो माउंटेन से हम थोड़ा नीचे उतर आते हैं, या फिर जहाँ कोल्ड विंड्स चलने लगती हैं बहुत भयानक, तब हम क्या करते हैं, माउंटेन से नीचे उतर आते हैं। तो इस तरीके जो सोल्जर्स थे जो टॉप पे क्या थे, टॉप रीजन पे लगे हुए थे, जहाँ पे निगरानी कर रहे थे, वो कुछ समय के लिए क्या होते नीचे उतर पाए थे। लेकिन जब वो वहाँ वापस गए तो उन्होंने देखा था पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने क्या कर लिया, वहाँ पे अपना कैंप बना लिए, मतलब कि इनके नीचे आते ही उन लोगों ने उस ज़मीन को हत्या लिया और अपने कैंप बना लिए। फिर इसी रिटेलिएशन में क्या हुआ, कारगिल वॉर हुआ 1919 में, 1999 में। और इसमें क्या हुआ था, बहुत मैसिव लड़ाई थी। ठीक है, हमारे बहुत सोल्जर्स मारे गए थे, उनके तो और भी ज़्यादा मारे गए थे। ठीक है, और इसमें इंडिया लॉन्च ऑपरेशन विजय, तो इंडिया की तरफ से ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया, जिसमें क्या था, हमने उस रीजन से पाकिस्तानियों को हटाया, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को हटाया। एंड द लेटर वॉर एंडेड आफ्टर इंटरनेशनल प्रेशर एंड द विड्रॉल ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेज। जब इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत प्रेशर मिला कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, जब तुम्हें अच्छे से पता है वो रीज़न इंडिया का है, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, सीज़ फायर का तुम उल्लंघन कर रहे हो बार बार, तुम किसी की बात नहीं मान रहे, यूएन की बात नहीं मान रहे हो, तुम बेशरम बदतमीज़ हो, इस तरीके की जब बातें उसको सुनाएगी पाकिस्तान को ढंग से, तो फिर क्या गया, उसने अपनी पाकिस्तानी फोर्सेस को वापस ले लिया और इस तरीके से कारगिल वॉर का एंड हुआ 1999 में। लेकिन ये बहुत मेजर है। ठीक है, मेजर इंसिडेंट है हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने 1999 का एक और कारगिल वॉर समझ लिया। ठीक है, इसका ऑपरेशन आपको याद रहना चाहिए, किस ऑपरेशन के तहत उन्होंने क्या किया था, बाद में उस जगह को फिर से रिकैप्चर किया। ठीक है, ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है, कारगिल वॉर से। ठीक है, सारे जब भी ऑपरेशंस होते हैं या फिर इंडियन आर्मी कहीं पे जाके अपना कोई मिलिट्री ट्रेनिंग करती है, एक्सरसाइज करती है, तो उस चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। ठीक है, जिससे चीज़ें क्या हो आसान रहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पीस इनिशिएटिव्स हमारे क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या हमने कभी चाहा है कि हमारी उसके साथ दोस्ती हो या नहीं हो, या फिर जो रिलेशंस चल रहे हैं टेंशन वाले वही चलते रहें। तो उसमें देखेंगे हमने कौन कौन से फैक्टर्स को या फिर कौन कौन सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ किया है। हमने पाकिस्तान को बहुत बहुत सारे मौके दिए हैं ताकि वो सुधर जाए, इन चीज़ों को छोड़ दे, फ्रेंडली रिलेशंस हमारे इस्टेब्लिश हो, हम उनसे हाथ बढ़ाएं, वो हमसे हाथ बढ़ाएं आके। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट हम देखेंगे लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999, पीएम वाजपेयी बस डिप्लोमेसी। तो देखो हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए जो उस टाइम पीएम थे, ठीक है, वाजपेयी जो पीएम थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बस डिप्लोमेसी शुरू की। अब ये बस कहाँ से आती थी, ये इंडिया से पाकिस्तान जाने वाली बस थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वहाँ से असम से चल के पाकिस्तान जाती, नहीं नहीं, वहीं के आसपास के कश्मीर से कोई रीज़न है वहाँ से चलती, अभी भी बसें चलती हैं इनफैक्ट। ठीक है, कश्मीर से काफ़ी सारी बसेस चलती हैं, वहाँ पे चेक पोस्ट होता है, वहाँ पे पहुँचती हैं, लोगों की चेकिंग होती है, उसके बाद क्या होता है उस चीज़ को सबको अंदर होता है। हमारी काफ़ी सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं तो हम वहाँ विज़िट करते हैं। ठीक है, जिसमें अभी कौन सी साइट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है जिसको 2000 करतारपुर कॉरिडोर, ठीक है, तो वो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो उसको 2016 में खोला गया था। तो वहाँ पे क्या है, हम जाते हैं, कांस्टेंट जाते हैं वहाँ पे, अपने दर्शन वर्शन करते हैं। ठीक है, बाबा साहब का है कुछ वहाँ पे, फिर हम वापस आते हैं। ठीक है, वो नानक जी का, बाबा साहब नानक जी का मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से लाहौर डिक्लेरेशन 1999 में किया था, जिसमें क्या है, आप ये रहे वाजपेयी जी, ये रहे, ठीक है, इनके साथ ये एक्टर बैठे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है मेरे ख्याल से। तो ये इनके साथ बड़े बड़े सारे नेता बस में बैठ के कहाँ गए थे, पाकिस्तान गए थे, ताकि लोगों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट कर सकें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कर सकें। ठीक है, और लोगों के बीच में कॉन्स्टेंट फियर ना रहे। देखो हमेशा हमारी क्या रहती है एक्सपेक्टेशन, कि जिस रीज़न में हम रह रहे हैं उस रीज़न में शांति रहे। ठीक है, आसपास के जो लोग हैं वो हमसे क्या रहें, फ्रेंडली रहें। अगर कल को हमारा कोई हम पे कोई इन्वेड कर देगा, ठीक है, मान लो यूएस ने हम पे क्या कर दिया, हमला कर दिया, तो क्या हम भागते हुए रशिया के पास जाएंगे हमारी मदद कर दो, नहीं पॉसिबल है। पहले हम क्या करेंगे, अपने आसपास के जितने भी नेशंस हैं उनसे हमेशा अपने रिश्ते कैसे बनाने चाहिए, अच्छे बनाने चाहिए, क्योंकि मुसीबत में हमेशा पड़ोसी ही काम आता है। ठीक है, अगर मान लो कि यूएस ने हम पे अटैक कर दिया और इसका मौका उठाते तुरंत हम पे
पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, इधर बांग्लादेश ने कर दिया, इधर मालदीव्स ने कर दिया, तो हम तो हर तरफ से फंस जाएंगे ना। तो हमारे हमेशा से क्या प्रयास रहते हैं कि इन सारे नेशंस के साथ हमारे अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश हों, ठीक है। जहाँ पे भी मतभेद है हम उसको रिड्रेस करें अच्छे से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दें, ठीक है। हमेशा ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यही होता है, इसी तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम समझते हैं और वर्ल्ड पॉलिटिक्स इसी तरीके से काम करती है। देन उसके बाद 2001 पे क्या होता है, आगरा समिट होता है एंड फेल टू रीच एग्रीमेंट। ये आगरा समिट अगेन पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने वाला होता है, लेकिन ये एग्रीमेंट पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। फिर ये एग्रीमेंट हो नहीं पाता है। देन कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस 2004 टू 2008 फोकस ऑन ट्रेड, वीज़ा, कल्चरल एक्सचेंज। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है दो नेशंस के बीच में फ्रेंडशिप करने का, आप वहाँ के ट्रेड बैरियर्स खोल दो, ठीक है। उनका सामान अपने कंट्री में आने दो, अपना सामान उनके कंट्री में जाने दो। दूसरा क्या है, वीज़ास। वहाँ के लोगों से बोलो कि आप इंडिया विजिट करो, और इंडिया के लोगों से बोलो आप पाकिस्तान विजिट करो, ताकि लोगों में एक म्यूचुअल कॉपरेशन, एक म्यूचुअल ह्यूमन काइंड की क्या है फीलिंग डेवलप हो दोनों के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या है, कल्चर एक्सचेंज हो, ठीक है। कल्चरल एक्सचेंजेस हमेशा अगर बने रहेंगे तो हमें एक दूसरे से फियर नहीं लगेगा। अगर हम पाकिस्तान में जाते हैं तो हमारे दिल में ना एक फियर रहता है हमेशा से, अरे पता नहीं कैसा होगा क्या, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें इनग्रेव हो चुकी हैं कम्प्लीटली। लेकिन हम जब अमेरिका में जाते हैं, हम न्यूयॉर्क में जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम कभी टेररिज्म के बारे में तो सोचते ही नहीं है कि हम न्यूयॉर्क में जाएंगे तो हमसे टेररिस्ट हम पे अटैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, उनके कल्चर को हमने कितना ज़्यादा अपना लिया है, ठीक है। वहाँ के लोगों ने भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है, हमें सम्मान देते हैं। वहाँ जाओ तो सेफ्टी नीड्स को फॉलो करवाने के लिए बोलते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो दो नेशन के बीच में क्या करते हैं, फ्रेंडशिप टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट है आई थिंक। टेररिज्म एंड द ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्स। देखो हमेशा क्या होता है, किस चीज़ पे बात बिगड़ती है, टेररिज्म पे लेकर, ठीक है। आतंकवाद को पाकिस्तान इतना सपोर्ट करता है और इसी सपोर्ट के चक्कर में उसने इंडिया से और भी सारे नेशन से, आसपास के अफगानिस्तान से खास करके अपने रिश्ते कैसे कर लिए, बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं, ठीक है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है, ठीक है, एंड रिलेशंस फ्रोज। ये पार्लियामेंट अटैक होता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। यहाँ पे पार्लियामेंट ये अटैक करते हैं, ठीक है। इससे क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और कुछ कुछ क्या करते हैं, एक दूसरे से ट्रेड भी कम कर देते हैं। फिर सबसे मेजर टेररिस्ट अटैक होता है 26/11 का मुंबई अटैक, जो कि 2008 में होता है, ठीक है। ये तो रिसेंट है, सबको याद होंगी, इसकी कुछ ना कुछ यादें होंगी, ठीक है। तो 26/11 को क्या होता है, मुंबई के ताज होटल में अटैक होता है और कई सारी छोटी मोटी साइट्स है वहाँ पर ये अटैक होता है, ठीक है। कुछ 5 लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ जाते हैं और उसके बाद पूरा आतंकवाद फैलाते हैं यहाँ पे आके और बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, फिर से हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाती है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट की फंडिंग करता है, टेररिस्ट को इनकरेज करता है कि तुम जाओ और जाके पाकिस्तान हिंदुस्तानियों को मारो, वो हमारे दुश्मन है। इस तरीके से अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। एंड इंडिया सस्पेंडेड डायलॉग आफ्टर अटैक। और इंडिया ने क्या किया, सस्पेंड करी जितने भी डायलॉग्स थे अटैक के बाद। एक मिनट रुकना। तो ठीक है, जितने भी हमसे उन एग्रीमेंट होने वाले थे, जितनी भी हमारी बातचीत उन लोगों से होने वाली थी, वो सारी क्या हो गई, बंद हो गई, तुरंत सस्पेंड कर दी इंडिया ने। क्योंकि आपने 26/11 का इतना बड़ा अटैक किया है, इसमें बच्चे बच्चे पता नहीं कितने लोगों की, कुछ 300 लोगों की डेथ हुई थी इस अटैक में, ठीक है। एंड द पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट टारगेटेड मुंबई। तो जो पाकिस्तान के स्पेशली लोग थे, मतलब स्पेशली टेररिस्ट लोग थे, उन्होंने क्या अटैक किया था, मुंबई पर अटैक किया था, ठीक है। तो 26/11 में मुंबई अटैक हुआ था, वो इतना ज़्यादा गहरा था कि इसके बाद हमने बात करना बंद कर दिया था पाकिस्तान से, ठीक है। जितने भी डायलॉग थे हमने सबको मना कर दिया था, सारे डायलॉग सस्पेंड हो गए थे, कोई मीटिंग, कोई एग्रीमेंट, कुछ नहीं हो रहा था पाकिस्तान से, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट था, जो इसमें इन्फिल्ट्रेट हुए थे टेररिस्ट थे वो इंडियन टेरिटरी में, और उन्होंने फिर एक हैवक क्रिएट कर दिया था यहाँ पर आके, ठीक है। बच्चे बड़े बुजुर्ग सबको मारा था, जो भी उनके रास्ते में पड़े। एंड द रीसेंट डेवलपमेंट देखेंगे, कौन कौन से रिसेंटली डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं 2014 से 2025 के बीच में, ठीक है। क्योंकि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को हम देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक। देखो वही हुआ, 2016 में उरी अटैक हुआ, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। उरी पर अटैक हुआ और इंडिया ने इसका रिस्पॉन्स कैसे दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर गए, ठीक है। 2016 में, यहाँ से क्या है, इन सारी डेट्स को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। 2016 में उरी अटैक हुआ, 2019 में क्या हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, जिसमें क्या था, जिसका रिटेलिएशन में, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें इस तरीके से देखने को मिलती हैं। उरी में बहुत बड़ा मेजर अटैक हुआ था, ठीक है, जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी रिस्पॉन्स में, ठीक है, रिटेलिएशन जिसको बोलते हैं।
और हमले का जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप दुश्मन को सबक नहीं सिखाओगे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, और खास करके अगर पाकिस्तान है तो ज़रूर सबक सिखाओ उसको, ठीक है। फिर 2019 में पुलवामा अटैक हो जाता है। सबको पता है पुलवामा की यादें कितनी हमारे लिए एकदम काले दिन के लिए, ब्लैक डे जिसको हम मनाते हैं, ठीक है। बालाकोट स्ट्राइक हुई थी इसके रिस्पॉन्स में, ठीक है। फिर हिंदुस्तानियों ने भी खूब ढंग से मार लिया था इन लोगों को, इनको पकड़ पकड़ के एकदम खदेड़ा था। 2019 में इंडिया रिवोक आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। 2019 में क्या हुआ था, आर्टिकल 35 और 370 को क्या किया था, इंडिया ने रिवोक किया था, इसको मानने से मना कर दिया, इन दोनों आर्टिकल्स को ख़त्म कर दिया था, जिसके रेस्पॉन्स में पाकिस्तान डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक टाइज। पाकिस्तान इतना ज़्यादा बौखला गया था कि उसकी जितनी भी टाइज थी हमारे इंडिया के साथ उसने सारी कैंसिल कर दी थी। वो बात करने के लिए ही राजी नहीं था कि हमें कोई बात नहीं करनी है, हमें अपने कोई डेलीगेट्स नहीं भेजने हैं, और हमेशा वार्न करता रहा, ठीक है। यूएन में जाके बहुत चिल्लाया था, बहुत छाती पीट पीट के रोया था, देखो पाकिस्तान ने, वो इंडिया ने क्या कर दिया। लेकिन उस सब का कोई मतलब नहीं है। आज आप देखोगे, आप अगर जम्मू कश्मीर जाते हो वहाँ लैंड भी खरीद सकते हो, वहाँ शादी भी कर सकते हो, वहाँ सेटलमेंट्स बना सकते हो। तो 370 हटने से वहाँ बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बहुत सारे मेजर टेररिस्ट अटैक देखने को मिलते हैं 2014 के बाद भी। और इसके बाद क्या है, प्रेजेंट डेज की कंडीशन देखेंगे, करंट हमारी सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के साथ कितना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितना एंगेजिंग रिलेशनशिप है हमारे। देन मिनिमल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट, बहुत कम ही डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है। मैंने नहीं देखा अभी पास बहुत 1-2 साल में कि कोई भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीटिंग हुई हो जिसमें हमने हाथ मिलाया हो एक दूसरे से, हमारे टॉप लीडर्स ने, यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके पाकिस्तान ने हमें सराहा हो या फिर हमने किसी भी चीज़ को लेकर उनकी तारीफ़ की हो, ऐसा देखने को हमें बहुत क्या बिल्कुल ही कम मिला है, ठीक है। टेंशन्स ऑन एलओसी, एलओसी पे तो हमेशा टेंशन बनी रहती है, हमेशा। अगर आप एलओसी का जो रीज़न देखोगे, वहाँ के जो लोगों की बात करोगे, तो सारे लोगों में ना एक कांस्टेंट फियर है, कब पाकिस्तान वहाँ से हमला कर दे, ठीक है। और वहाँ पे क्या है, उनका भरोसा सिर्फ एक ही है कि इंडियन आर्मी हमें सेव करेगी, हमें बचा लेगी, ठीक है। वहाँ के लोग कहीं जा भी नहीं सकते, लेकिन जब इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे सरकार उनको भी डिस्प्लेस कर देती है। उनके नेचुरल हैबिटेशन में रहने की उनको आदत है, उनके घर हैं वहाँ पे, कैटल्स हैं, उनकी पूरी कम्युनिटीज़ रहती हैं, पूरी ट्राइब्स रहती हैं हमारी, तो वहाँ से डिस्प्लेस नहीं हो सकती एकदम से, ठीक है। तो एलओसी पे जो टेंशन है वो सिर्फ 2 देशों के बीच में मुद्दा नहीं है, बहुत सारी लाइफ उससे अफेक्ट हो रही है, इंडियन लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, और पाकिस्तानी बॉर्डर पे जो लाइफ्स रह रहे हैं उनकी भी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। बात अलग है कि वो लोग टेररिस्ट को खूब सपोर्ट करते होंगे, मुझे पता है। एंड द लिमिटेड ट्रेड, दोनों कंट्रीज़ के बीच में क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ट्रेड हो गया है, बहुत कम, मतलब उनका सामान मुश्किल से हमारे देश में एंटर कर पाता है, और हम अपना सामान उनके देश में भेजने से बिल्कुल मना कर देते हैं। ट्रेड बैरियर्स हमने ख़त्म कर दिए हैं। किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमी ख़राब करनी है, उसको तोड़ना है उसको, तो उसके साथ उसके सारे एग्रीमेंट्स ख़त्म कर दो, ठीक है। ट्रेड ख़त्म कर दो, डिप्लोमेटिक टाइज ख़त्म कर दो उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो ऑटोमेटिकली उसकी जीडीपी भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। और उसका अगर तुम बहुत मेजर एक एक्सपोर्ट पार्टनर हो, उसका इम्पोर्ट पार्टनर हो, तो फिर वो गया काम से, ठीक है। तो ये सारी हमें करंट सिचुएशन देखने को मिलती है पाकिस्तान के साथ में, ठीक है। डिप्लोमेटिक टाइज भी ख़त्म हो गई हैं, हमारी इंगेजमेंट भी बहुत कम हो गया है, कहीं भी किसी फोरम पे हम साथ दिखाई खड़े नहीं होते हैं, किसी भी मुद्दे पर एक जैसी बात नहीं कहते हैं। और एलओसी तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और ख़ास करके पाकिस्तान वाला जो रीज़न है और पाकिस्तान वाले हैं, उनको चाइना का साथ और मिल गया है, ठीक है। जो चाइना है वो एलएसी को पहले से ही कब्जा कर बैठा हुआ है, और वो आराम से सी पैक के ज़रिए घुसने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में, और ऐसे करके इंडिया को भी वो कब्जाने की सोच रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप हैं उसको और ख़राब करने में, ठीक है। पहले से तो ख़राब है, लेकिन इनकी कुछ हरकतें ऐसी हैं जो अभी भी ये नहीं सुधर रहे हैं, और रिश्ते दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं, ठीक है। कभी इनके स्टेटमेंट में देखने को मिला, जैसे आसिम मुनीर वहाँ के अभी चीफ कमांडर हैं आर्मी के, आप उनके स्टेटमेंट्स देखोगे कि कितना हेट फैला रखा है उन्होंने लोगों के बीच में। जो वहाँ की जनता है जब उनकी स्पीच सुनेगी, तो उसमें क्या हमेशा बोलते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान हमेशा 2 नेशन थ्योरी पर ही बना था, पाकिस्तान वाले कभी इंडिया के नहीं सगे होने चाहिए, और इंडिया हमारा नहीं है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इस तरीके जब स्टेटमेंट वहाँ के टॉप लीडर्स बोलेंगे, तो कंट्री वालों से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि उनके दिलों में कैसी हमारे लिए इमेज होगी, नेगेटिव इमेज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। देन की इश्यूज़ हम पहले से देख चुके हैं, ठीक है। हमारे उनके साथ कौन कौन से बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनको हम सॉल्व करने में पता नहीं ना कामयाब हो भी पाए हैं, पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। लेकिन कश्मीर का जो इशू है वो हमेशा से चलता आ रहा है, और इसको पता नहीं वो सॉल्व कब होगा या हो भी नहीं पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कश्मीर के रास्ते से ही क्या करता है, पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को अंदर घुसाता है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ वगैरह हैं। देखो अगर आप ये पूरे रीजन को देखोगे, ये हिमालय रेंजेस हैं, ठीक है, यहाँ से पूरा हिमालय रीजन गुजरता है, ठीक है। और हिमालय क्या है, पूरी पहाड़ों की क्या है, बहुत बड़ी वो है, एक रेंज है। यहाँ पहाड़ है, यहाँ 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 हर जगह क्या है, पहाड़ है, ठीक है। अब टेररिस्ट आ रहे हैं, यहाँ छुप जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे कैंप बने, उन्हें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कौन है, ठीक है। वो जब यहाँ चढ़ के आएंगे तब तक ये घूम के इधर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके की जो नेचुरल चीज़ें हैं, उन्होंने क्या है, बहुत सारी यहाँ पे नेचुरल शेल्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। पहाड़ को काट काट के क्या है, जो गुफाएं बन गई हैं, उसमें टेररिस्ट छुप जाते हैं और इस तरीके से क्या होते हैं, इंडिया में एंटर कर जाते हैं और खासकर इस जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर बनाते हैं, ठीक है। 22 अप्रैल का जो रिसेंट इंसिडेंट है पहलगाम का, वो इतना कॉमन है। ये लोग यहाँ पे आउटिंग पे गए थे, ठीक है, सारे लोग बैठे थे, पिकनिक मना रहे थे, पार्क बना रहे थे, वहीं से 5 टेररिस्ट आए और बस ओपन फायर करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। फिर उसी के रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर चला था, जिसमें पता नहीं हमने उन टेररिस्ट को मार गिरा पाया नहीं गिरा पाया, लेकिन हाँ उनकी भी मेजर कैजुअलिटी हुई थी, ठीक है। एंड इन पाकिस्तान ऑल्सो सपोर्ट्स द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान क्या करता है, हमेशा टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक है। सिर्फ हमारे ही नेशन की बात नहीं कर रही हूँ, पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि उनके खुद के देश में वो लोग सिक्योर नहीं है, ठीक है। आए दिन उनकी मस्जिदों पर, उनके घरों पर हमले होते रहते हैं, जिनमें कभी 12 लोग मर गए, कभी 22 लोग मर गए। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को आए दिन मिलती रहती है, ठीक है। जब आप अपने घर में दुश्मन को बिठाओगे तो खतरा आपको भी मिलेगा, ठीक है। तो टेररिज्म की प्रॉब्लम ऐसी है, ठीक है। टेररिज्म को इतना फंड करता है आराम से, जो भी जहाँ से टेररिस्ट वगैरह होते हैं या फिर दुनिया में कहीं से भी होते हैं, वो भाग के जाते हैं पाकिस्तान कंट्री में और पाकिस्तान उन्हें आराम से कहीं ना कहीं अपनी जगह में छुपा लेता है, ठीक है। हमने बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में घुस के मार गिराए हैं, ठीक है। जैसे कि ओसामा बिन लादेन हो गया, ठीक है, उसको मार गिराया हमने। ये जितने भी टेररिस्ट मारे ना, मिले सारे के सारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान भले कितना भी चीख चीख के कह लें कि हम टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन आप जितने भी मेजर टेररिस्ट देखोगे, सारे के सारे हमें पाकिस्तान में ही मिले हैं और हमने वहाँ अंदर जाकर ही उनको सबको मार गिराया है, ठीक है। एंड द वाटर शेयरिंग, इंडस वाटर ट्रीटी, वाटर शेयरिंग भी हमारा बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद से ही क्या है, वो पूरी जो नदी है उसके कुछ 3 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि क्या करती हैं, डायरेक्टली पानी अपना इंडिया से ले जाकर उसमें गिराती हैं, पाकिस्तान में गिराती हैं। और 3 ऐसी मेजर हैं, 6 ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी मेजर इंडस की, जो कि 3 पाकिस्तान के पास आती हैं और 3 हमारे पास आती हैं, लेकिन निकल के सारी हमारी तरफ से जाती हैं, ठीक है। तो इसमें वाटर शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान कहता है कि हमने डैम्स बना लिए, हमने पानी रोक दिया, फिर हमने एकदम से पानी छोड़ दिया, जिससे उनके तराई रीजन में फ्लड आ गई, ठीक है। और पानी पे हम बड़े बड़े डैम्स नहीं बना सकते, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है, पानी को स्टोर नहीं कर सकते। तो वाटर शेयरिंग को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं इंडिया में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान चाहता है उसको मैक्सिमम वाटर यूजेस मिले, ठीक है। इंडिया भी चाहता है कि वो इंडस रिवर का ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सके, लेकिन बोथ एंड अप फाइटिंग, ठीक है। दोनों में लास्ट में लड़ाई हो जाती है और कोई भी इस पर मसला नहीं निकलता है। अभी आपने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसके बीच में इंडिया ने पाकिस्तान का ये वाला पानी रोक रखा था, ठीक है। इंडस का पानी पूरा रोक दिया था और इससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बौखला गया था कि पानी कैसे रोक दिया, 1960 की आपने ट्रीटी को कैसे वॉयलेट कर दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, और चीखने चिल्लाने लगा, ठीक है। तो वहाँ भी एक तरीके से पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो ये सारी चीज़ें देखनी थी। नेक्स्ट है हमारा, तो इसी डायरेक्शन में हम नेक्स्ट इशू देखेंगे, जो कि किसका है, सियाचिन ग्लेशियर का इशू है, ठीक है। देखो ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये यहाँ पर, ठीक है। ये पाकिस्तान का रीजन है। देखो यहाँ से जितनी भी आपको ये शैडो दिख रही है ना, ये पूरा पाकिस्तान का है, पूरा घेर लिया है उसने पाकिस्तान ने, ठीक है। यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर है, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। इसको ये आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं इसको, और ये क्या बोलते हैं, आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ये भी किसका है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इस रीजन पे पार्टिकुलर ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का, सियाचिन, ठीक है। इस रीजन को लेके हमेशा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रहती है। सियाचिन में बहुत सारी हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बहुत सारे सोल्जर्स की बुक वगैरह पढ़ी होंगे। यहाँ पे सियाचिन की कंडीशन को उन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। थोड़ी सी ऊंची कंडीशन है, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो हमारे सोल्जर्स नीचे उतर के आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। नीचे उतर के आने का मतलब है अपने कैंप्स थोड़ा नीचे लगा लिए, ये सब कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड्स आती हैं, क्योंकि पूरा हिमालय रीजन है, ठीक है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ
रीज़न है। और जब हवाएं चलती है तो अपने साथ क्या है, बहुत बहुत बर्फ़ लेके चलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आधे आधा इंसान गड़ जाएगा पूरा बर्फ़ में, इतनी तरीके से। तो सोल्जर्स नीचे उतर आते हैं वैली से। इसी का फ़ायदा उठा के पाकिस्तानी फोर्सेस क्या है, इस पर चढ़ाई कर देती हैं और अपने कैंप्स लगा लेती हैं, ठीक है, अपने सारे कैंप लगा लेती हैं। जब बहुत टाइम बाद ये लोग क्या करते हैं, वापस से जाते हैं तो देखते हैं कि पहले से पाकिस्तानी कैंप लगे हुए हैं। फिर क्या होता है, इन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है बीच में, ठीक है, दोनों पार्टीज़ में, और एंड अप किस में होता है, वॉर में, ठीक है। तो सियाचिन भी बहुत हमेशा से क्या रहा है, एक मुद्दा रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई का, ठीक है हमारा, लेकिन पता नहीं वो क्या समझ के इसको हमेशा लड़ाई वड़ाई करता रहता है और अपने हक की बात ले लेता है, ठीक है। देखो हर चीज़ में शुरुआत वही कर रहा है ना। एंड द फिफ्थ इज सर क्रीक डिस्प्यूट। हमारा सर क्रीक में भी डिस्प्यूट है। सर क्रीक रीज़न देखो ये रहा, ये गुजरात का जो ये रीज़न है, ये वाला, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर शेयर कर रहे हैं किससे, पाकिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा इनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा है, किसको, पानी को लेकर। वो बोलते हैं, जैसे कि एक लाइन होती है जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ थालवेल कहते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो लाइक दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ये दो कंट्रीज़ हैं, एक कंट्री ये ए है, दूसरी कंट्री ये बी कंट्री है, और बीच में कोई बड़ी सी वाटर बॉडी है, और इनमें शेयरिंग को लेके काफ़ी सारे डिस्प्यूट हैं। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ थालवेल ये कहता है कि हम उस पार्ट को एकदम बीच से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हाफ इसको मिलेगा ना हाफ इसको मिलेगा, ना ज़्यादा इसका हुआ ना ज़्यादा उसका हुआ, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है कि आपने क्या किया है, इसमें हमें हाफ हिस्सा नहीं दिया है, हमें क्या कर दिया, हमें थोड़ा सा और कम दिया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें निकल कर आती हैं, ठीक है। क्यों, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पूरा रीज़न किसका है, ये इंडिया का है, ये पाकिस्तान का। तो ये सारी चीज़ें पोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती रहती हैं इसी के साथ में, ठीक है। तो 5 ये मेजर जो इश्यूज़ हैं हमारे पाकिस्तान के, वो आई होप समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। सबको मैंने अच्छे से डिफाइन किया। सर क्रीक कहाँ है, ये गुजरात में इशू है। सियाचिन जम्मू एंड कश्मीर में है और ये हाईएस्ट पॉइंट भी है। इंडस वाटर को लेकर है ये इशू। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो बहुत पुराना इशू है, आज तक चलता रहा है, और कश्मीर का इशू तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा ऐसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रेड एंड कल्चरल टाइज। हमारा इनके साथ ट्रेड कैसा है और कल्चरल टाइज कैसे हैं, ठीक है। लिमिटेड ट्रेड ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशंस। हमारा इनके साथ बहुत ही लिमिटेड ट्रेड हो गया है, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं इनसे, क्योंकि हमेशा ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करते हैं, कभी भी हमला कर देते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली एक दुश्मन हो जाते हैं, और दुश्मन देश से किसी भी तरीके का संबंध हमारे लिए ही हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से ट्रेड बहुत कम हो गया है। एंड द कल्चरल कनेक्शन इन म्यूज़िक, सिनेमा, स्पोर्ट्स। लेकिन हाँ, कल्चर का हमारे अच्छा कनेक्शन है कल्चर से, ठीक है। बहुत सारा आपने म्यूज़िक जो आजकल आप सुनते हो ना, बहुत बहुत सारे गाने तो पाकिस्तानी कंपोज्ड हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लोग म्यूज़िक में टेस्ट उनका बहुत अच्छा है और कंपोजिशन उनका कमाल का है, ठीक है। सिनेमा, वहाँ के आपने देखा है कितने सारे ड्रामा हम लोग देखते हैं, ठीक है, सीरियल्स देखते हैं, पाकिस्तानी मूवीज़ देखते हैं। पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं वो इंडिया में आते हैं, मूवी बनाते हैं इंडियन एक्ट्रेसेस के साथ। और जो इंडियन पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं वो भी क्या करती हैं, इंडियन एक्टर्स के साथ अपनी मूवी वगैरह शूट करते हैं। इसमें जहाँ तक मुझे याद आ रही, शाहरुख खान की एक जालिमा जैसे वो गाना है, पता राज जो मूवी है, शायद वही है। तो उसमें क्या है, वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कल्चरली एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं काफ़ी हम, क्योंकि वो भी हिंदी भाषी हैं लोग, हम भी हिंदी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे खान पान से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। हमारे डांस फॉर्म है, ट्रेडिशन है, इन सारी चीज़ों को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, और हम भी उनको रिस्पेक्ट करते हैं इसी अकॉर्डिंगली। और हम भी उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी रखते हैं उनके साथ। क्रिकेट डिप्लोमेसी ऑकेजनली यूज टू ईज टेंशन। देखो, जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, मतलब क्रिकेट खेलती हैं दोनों, हमारी भी एक इंडियन टीम है, उनकी भी इंडियन टीम है, ठीक है। तो दोनों क्या करें, दोनों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं आराम से। क्रिकेट डिप्लोमेसी की वजह से क्या होता है, कभी कभी टेंशन ईज हो जाती है, कम हो जाती हैं। पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, इंडियन फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, ट्रॉफी जीत के जा रहे हैं कभी कभी, और हिंदुस्तानी वहाँ जा रहे हैं तो उनका भी वार्म वेलकम किया जा रहा है, ठीक है, उनको भी ट्रॉफीज़ वगैरह मिल रही हैं और वहाँ से वो लोग आ जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान में विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा के फैंस नहीं है, ऑफ कोर्स वहाँ भी फ़ैन है, ठीक है। कला की कोई बाउंड्री नहीं होती है, जहाँ जिसको जो पसंद आता है, उनका अंदाज पसंद है, तो वहाँ पे लोग क्या है, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें क्रिकेट एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, ठीक है। चाहे वर्ल्ड कप हो गया, चाहे और भी सारे कप, मतलब छोटे मोटे क्रिकेट्स होते रहते हैं, टेस्ट मैच जिन्हें कहते हैं, वो सारे भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में होते रहते हैं।
अब इसमें हम देखेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में। क्या कोई ऐसी कड़ी आपको दिखाई देती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कम कर सके, या फिर किसी भी चीज़ को आगे के लिए हम फ्यूचर के लिए डेंजरस ना बनाएं, ठीक है। तो पीस डिपेंड्स ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग। तो जो पीस है, जो इसकी हम बात करते हैं, जो शांति की हम बात करते हैं, वो किस पे डिपेंड करती है? दोनों कंट्री के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग हो, ठीक है। हमें उन पे भरोसा हो, उन्हें हम पे भरोसा हो, ठीक है। जिस तरीके से आज हम भरोसा करते हैं, रशिया पे भरोसा करते हैं, आज हम जापान पे भरोसा करते हैं। हमारे अच्छे अच्छे रिश्ते देखो किस किस से हैं, हमारे यूके से अच्छे रिश्ते हैं, फ्रांस से अच्छे हैं, कनाडा से तो ख़राबी हो चुके हैं, ठीक है। और जब से ट्रम्प की सरकार आई है तब से भी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन अभी टैरिफ वाला जो मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उससे भी हमारे अमेरिका से थोड़े रिश्ते कैसे डगमगा रहे हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें हो रही हैं तो इनसे क्या है कि म्यूचुअली एक ट्रस्ट बिल्डिंग की प्रोसेस क्रिएट हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। टेररिज्म कंट्रोल सबसे बड़ा फैक्टर, अगर पाकिस्तान टेररिस्ट को कंट्रोल करता है, टेररिज्म को कंट्रोल करता है, देन नो अदर पावर कैन कम बिटवीन देम, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में कोई दूसरी पावर नहीं आ सकती है। अगर ये टेररिज्म का मुद्दा ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, हमें पूरी तरीके से श्योरिटी हो जाए कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में कोई चहल पहल नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई अटैक नहीं होगा, हमारे कोई भी लोग मारे नहीं जाएंगे, अगर इस चीज़ की हमें श्योरिटी हो जाए, देन हम क्या कर सकते हैं, तब हम उनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। हम उनके साथ एग्रीमेंट करने की सोचेंगे, उनके साथ सेम टेबल पे खाना खाने की सोचेंगे। लेकिन अगर तुम टेररिज्म को ही फैलाओगे, हमारे लोगों को मारोगे, तो ये तो पॉसिबल फिर कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और क्या होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी क्या कर सकते हैं, हम ईज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होंगे, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को हम ईज़ करेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ के लोग वहाँ ट्रैवल करें, वहाँ के लोग यहाँ ट्रैवल करें, जब वहाँ के लोग यहाँ आएँ तो हम उन पर एकदम से बरस नहीं जाएँ, ठीक है। उनको भी क्या करें, सेफ्टी दें, सिक्योरिटी दें। और जब हमारे लोग वहाँ पर जब घूमने जाएँ या फिर कुछ भी म्यूज़िक वगैरह परफॉर्मेंस के लिए जाएँ, तो वहाँ के लोगों में क्या हो, सेफ्टी हो, एक सेफ्टी का सेंस हो, हमें डर ना लगे वहाँ पे जाके। तो इस तरीके की बातें करते हैं। जब तक लोग एक दूसरे को नहीं अपनाएंगे, कंट्री कैसे उनमें रिश्ता अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव है दोनों कंट्री के बीच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एंड द रीजनल स्टेबिलिटी बेनिफिट बोथ कंट्रीज़, और अगर किसी रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी, वहाँ पे इन्वेजन नहीं होगा, लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। खास करके LOC की रीजन की यहाँ बात कर रहे हैं, और जम्मू एंड कश्मीर की रीजन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इटसेल्फ बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा क्योस करता है, ठीक है। वो खुद पाकिस्तान से अलग होने की बातें करता है, और उसमें भी क्या है, रीजनल टेंशन्स हैं। अगर इस तरीके से पूरे रीजन में स्टेबिलिटी रहेगी, और बलूचिस्तान एक मैं कह रही हूँ एक्सपेक्ट करता है कि कंट्री इंडिया उसके साथ मिल जाएगी और उसे पाकिस्तान से अलग करके बलूचिस्तान अलग कंट्री बनाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। बलूचिस्तान कोई भी मौका नहीं छोड़ता जिसमें क्या हो, वो इंडिया में जाके एकदम से शामिल हो जाए और पूरी तरीके से मिल जाए, ठीक है। इंडिया में शामिल है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है कि हम भी एक कंट्री बना लेंगे जिसको बलूचिस्तान बोला करेंगे। इस तरीके की उसकी ख्वाहिशें हैं। दोनों लड़ाई के बीच में अपना प्रॉफिट ढूंढ लेना, ठीक है। एंड तो यहीं पे है, रीजनल स्टेबिलिटी रहेगी तो दोनों देशों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। दोनों देशों को क्या मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे एक दूसरे से, और लोगों के बीच में क्या होगा, एक ट्रस्ट की भावना इस्टेब्लिश होगी। तो देखो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे पहुँच गए हैं लास्ट में। द रिलेशनशिप रिमेन कॉम्प्लेक्स शेप्ड बाय हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। तो कंक्लूजन यही निकला पूरी वीडियो से कि जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, दोस्त टाइप के नहीं हैं, और बस दुश्मनी दुश्मनी टाइप के हैं, ठीक है। एंड शेप बाय हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, और ये शेप कैसी हुई हैं, हिस्ट्री ने शेप किए हैं। आपने देखा होगा पहले 1947 में हमारी लड़ाई हो गई, फिर 1965 में लड़ाई हो गई, फिर 1971 में लड़ाई हो गई, फिर 1999 में लड़ाई हो गई, 2001 में लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद 2016 में हो गई, 2019 में हो गई, 2017 में हो गई, और अभी 2025 में हो गई। मतलब ये कॉन्स्टेंटली देख रहे हो कितना, मतलब हम रह ही नहीं पा रहे हैं। 2-3 साल मुश्किल से गुजरते हैं, एक मेजर अटैक हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, जिसमें बहुत भयानक कैजुअलिटी होती है हमारे साइड में, ठीक है, उनके साइड में। अभी भी कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो हमने इनिशिएट किया हो, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने जाके वहाँ अटैक कर दिया हो, हमें सपने आ रहे हैं, हमने बस एक रॉकेट, किसी भी रात में हमारा मन किया और हमने एक रॉकेट उधर लॉन्च कर दी जाके और कुछ 25-30 मार गए, नहीं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ये हरकतें करते आ रहा है। मतलब उसका जब पता नहीं उसको मूड स्विंग्स होते हैं, क्या होता है, वो बस टेररिस्ट को एक्टिवेट करता है, बस सुई करता है कि तुम जाओ, घुसो जाके इंडिया में और जाके वहाँ के लोगों को परेशान करो, ठीक है। वहाँ का क्या करो, वहाँ इंस्टेबिलिटी लाओ, लोगों के बीच में डर लाओ पाकिस्तानियों का, ठीक है। पाकिस्तान
इतना एटीट्यूड में रहता है, या फिर बोले इतना ज़्यादा उस तरीके से रहता है, उसका सबसे बड़ा पावर है कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। उसके पास न्यूक्लियर, तो वो समझता है वो भी किसी और से कम नहीं है, ठीक है। उसके पास भी इंडिया, चाइना, यूके, फ्रांस जितनी ताकत है, जितनी वैल्यू है, जितनी की उसकी है, ठीक है। तो इसलिए डरता नहीं है किसी से। हाँ, कायर तो है लेकिन। पीरियड ऑफ हॉस्टिलिटी एंड कॉपरेशन अल्टरनेट्स। देखो, हॉस्टिलिटी के हमने कितने सारे पीरियड्स देखे हैं जहाँ पे मेजरली हमारी लड़ाई हो रहे हैं, और कॉपरेशन में हमें बीच बीच में देखने को मिला थोड़ा बहुत, चाहे वो लाहौर डिक्लेरेशन हो गया, ताशकंद एग्रीमेंट हो गया, शिमला एग्रीमेंट हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया। तो ये सब क्या है, ये थोड़े थोड़े कॉपरेशन हमें बीच बीच में देखने को मिलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या मिलता है, हॉस्टिलिटी देखने को मिलती है, लोगों में परेशानियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इनके साइड से तो बहुत ज़्यादा ही हमें बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं ये लोग। अ स्टेबल रिलेशनशिप इसेंशियल फॉर रीजनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और लास्ट में कंक्लूजन में यही निकलता है कि अगर आपको एक स्थायी रूप से किसी के साथ संबंध अच्छे बनाने हैं, स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, देन आपको उस रीजन में क्या करना होगा, सबसे पहले शांति लानी होगी, ठीक है। वहाँ के लोगों के बीच में जो डर है, डर का माहौल है, उसको दूर करना होगा, तभी आप वहाँ पे क्या लगता है, समृद्धि ला सकते हैं, ठीक है। अगर एलओसी पे जो सेना एक दूसरे के ऊपर बंदूकें ताने खड़ी हुई हैं, ठीक है, उन अगर वही लोग क्या करें, कल को मना कर दें कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हम साथ साथ रहेंगे, अपने हथियार डाल दें, देन उस रीजन के जो बाकी के लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, तो वो एक चैन की सांस ले पाएंगे कि चलो अब इस रीजन में लड़ाई नहीं होगी। उन लोगों की लाइफ इतनी इनसिक्योर है, उनके आप बीबीसी के इंटरव्यूज़ देखोगे, उनमें इतना डर का माहौल है, हर घर में कुछ ना कुछ गोलियों के निशान देखने को मिल जाएंगे, कुछ दीवारों पे देखने को मिल जाएंगे। और वो बताते हैं कि टेररिस्ट कैसे एंटर करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से पूरे हथियारों से लैस होते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फियर रहता है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग रहेगी, लोग ऐसे ही डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे हर चीज़ से, तो मुझे लगता है कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हो पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन में यही निकलता है कि दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और अगर फ्यूचर की बात करें तो आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप को हमने इस पूरे वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया है, पूरा अच्छे से समझ लिया है, एंड आई होप सारे लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे मेंशन किए हैं, सारे डाले हैं। रीज़न ऑफ टेंशन्स के बारे में मैंने डाला है, कॉपरेशन के क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, कॉपरेशन क्या क्या मेजर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें समझाई हैं। और जितना भी इम्पोर्टेंट था मैंने सब कुछ कवर कराया है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप से क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो यहाँ से ही आएगा, ठीक है। डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, डेट्स याद करने की बात है, ठीक है। कौन से वॉर से, कौन सा रिटेलिएशन वॉर हुआ था इंडिया की तरफ से, वो चीज़ थोड़ी सी देख लेना, उसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। So this is all about the India and Pakistan relationship. I hope you like this video. Please subscribe my channel so you can get notification what you want in the next video. Okay. So thank you. Take care. अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. Bye.